गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नंबर 4 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। तो आज हम लोग क्या क्या यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे 4 टॉपिक करेंगे, जिन 4 टॉपिक में से ज्यादातर टॉपिक आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही आज रहने वाले हैं। तो आज कोई बहुत अच्छे और बहुत बड़े आर्टिकल आज नहीं आए हैं पेपर में। बट पहला जो हम आर्टिकल करेंगे वो करेंगे अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की गई है। ये रिपोर्ट रिलीज क्यों की जाती है, इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कोल इन इंडिया। तो इंडिया में कोल की प्रोडक्शन बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोल पाया जाता है, ये हमारी ज्योग्राफी का बिल्कुल स्टैटिक पार्ट का टॉपिक हो जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ से करेंगे। उसके अलावा जीका वायरस के कुछ केस अभी इंडिया में आए हैं, तो जीका वायरस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और हमारी जो आईआईटीज हैं, हमारी आईआईटीज ने अभी विदेशों में भी कैंपस खोल दिए हैं। तो क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं आईआईटीज के साथ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन से। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये पता होना चाहिए इसके रिलीज कौन करता है। ये एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की जाने वाली रिपोर्ट है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये एनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में आती है, 5 साल में आती है। यूपीएससी कई बार ना ऐसे शब्दों को रिप्लेस कर देता है। तो एनुअल एनुअल की जगह वो इसे जो है वो बाइलिनियल कर देगा, आप वो एज ए 5 ईयर कर देगा। ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट हर साल आती है। यूजली ये रिपोर्ट कब आती है, जब यूनाइटेड नेशन जब यूएनएफ ट्रिपल सी, जिसे हम लोग कोप कहते हैं, यस, इसकी मीटिंग से पहले एडोप्टेशन गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है। आपको पता है कि यूएनएफ ट्रिपल सी में क्या होता है, पूरी दुनिया भर के जो है लोग आते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, विदेशों के से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और यूनाइटेड नेशन यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर में क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। जो भी पॉलिसी वगैरह बनानी होती है वो बनाते हैं। फंडिंग वगैरह का जो भी सिस्टम करना होता है वो करते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस, ग्लासगो, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट का बेसिक पर्पस क्या होता है, अडेप्टेशन फाइनेंस और द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी टू कैरी आउट द अडेप्टेशन प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिटिगेशन, एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि नई टेक्नोलॉजी या फिर हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसको इस तरह से अडेप्ट करना है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम हो। इसे हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। तो अडेप्टेशन के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्री हैं, अंडर डेवलप हैं, उनके पास तो पैसा नहीं है। पैसा कौन देगा, डेवलप्ड कंट्री देंगी। और हम उनसे मांग नहीं रहे हैं, ये इनका हक है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं हिस्टोरिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। तो अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका एक मॉरल एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो फंडिंग दें। और उन्होंने फंडिंग का वादा भी किया था। ये वादा बहुत पहले से शुरू हो गया था, 2009 में। जब हम लोग बात करते हैं, जब 2009 में जब कैनकुन हुआ, उसके बाद डरबन हुआ, कोपेनहेगन हुआ, उस समय इन्होंने हमसे वादा किया था कि भाई हम लोग आपको हर साल $100 बिलियन देंगे। लेकिन इन्होंने नहीं दिया। फिर इन्होंने वादा किया कि 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 हम आपको $100 बिलियन देंगे। अब तो 2023 आ चुका है, इन्होंने वो भी नहीं दिया। सोच के देखिए इस बात को। 2009 में इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि 2020 के बाद हम आपको $100 बिलियन हर साल देंगे। कितने साल हो चुके हैं, 11 साल तो यही हो चुके हैं, अभी 3 साल आगे भी हो चुके हैं, 13 साल हो चुके हैं उन बातों को। लेकिन अभी तक उन्होंने हमें फंडिंग उतनी नहीं दी जितनी उन्होंने हमें वादा किया था। रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि इट पुट टुगेदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज एंड दैट कम टू $387 बिलियन एवरी ईयर। कितना चाहिए, $387 बिलियन हमें चाहिए हर साल डेवलपिंग कंट्री को अडेप्टेशन के लिए। लेकिन मिलता हमें कुछ नहीं है भाई। बातें करते हैं कि भैया आप लोग ये करो वो करो, आप क्या कर रहे हो पहले तो वो बताइए ना, आपको भी तो करना जरूरी है। तो इस रिपोर्ट ने मेजर मेजर फाइंडिंग क्या की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस मेजर ने फाइंडिंग रिपोर्ट ने फाइंडिंग किया वो ये की है, 5.26%। मतलब जितना डेवलपिंग कंट्री को चाहिए ना, उसका सिर्फ 5 से 10% ही मिल रहा है। इतना ही मिल रहा है।
2021 में जब ग्लासगो के अंदर यूएनएफ ट्रिपल सी हुआ था, उस समय इन्होंने कहा था कि हम लोग इस मनी को डबल करेंगे एडेप्टेशन के लिए। डबल? अरे आप उससे आधा ही दे दो भाई, वही बड़ी बात है, डबल तो दूर की बात है। तो ये इस रिपोर्ट ने कहा है कि जितना वो लोग बोल रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा कम वो यहाँ पे मतलब पेमेंट कर रहे हैं। द अडेप्टेशन फाइनेंस गैप, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अडेप्टिंग फाइनेंसिंग एंड द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल फ्लो। मतलब इसका मतलब वही है कि भैया जितना हम लोगों ने एस्टिमेट किया था, मान लो हम लोगों ने 100 रुपये एस्टिमेट किया था, लेकिन मिल रहा है हमें सिर्फ 20 रुपये है, तो जो 80 रुपीज है वो फाइनेंशियल गैप हो गया आपका, ये हमें नहीं मिला। 2021 में जस्ट अबाउट 21 बिलियन फ्लोड टू द डेवलपिंग कंट्री फॉर द अडेप्टेशन। सोच के देखिए, 387 बिलियन चाहिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना 387 बिलियन, मिल कितना रहा है? ओनली 21 बिलियन। बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये जो अडेप्टेशन गैप है ये लगभग 10 से 18 टाइम्स ज्यादा है जितना एक्चुअल में फंडिंग चाहिए। और 2019 का मैंने आपको बताया, इन्होंने प्रॉमिस किया था लेकिन अब तक अपने प्रॉमिस में इन्होंने डिलीवर नहीं किया है। यही सारी समस्या है। तो अभी जो यूएनएफ ट्रिपल सी होगा नेक्स्ट, कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पे होगा नेक्स्ट कोप, कौन सी कंट्री में होने वाला है। हालांकि इसकी हमको पहले वही कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर बताएं, नहीं तो इधर इसका आंसर मैं कल दूंगा। तो ये तो फंडिंग वाली थोड़ी सी बात है। इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं अपने लोकली क्लाइमेट फंडिंग को लेके? तो नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर द क्लाइमेट चेंज NAF डबल सी हम लोगों ने बनाया था 2015 में। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फंडिंग देने की यहाँ पे बात की गई थी। उसके अलावा हमारे पास नेशनल ग्रीन एनर्जी फंड भी है, जो क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और इसी के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया है कार्बन टैक्स, यानी कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी कंपनीज जो कोल का यूज करती हैं, जो नॉन क्लीन एनर्जी होती है उसका यूज करती हैं, स्पेशली कोल का, उनके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। और यह है टैक्स फिर बाद में हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसको फंड करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए इसको बनाया गया था नेशनल अडेप्टेशन फंड। जैसा कि ऊपर आप लोगों ने बताया, जो गैप रिपोर्ट है उसी से मिलता जुलता हमारे पास नेशनल अडेप्टेशन फंड है, 2014 में ही हम लोगों ने बनाया था। 100 करोड़ रुपए सरकार ने जो है इसके लिए दिए थे। किस चीज के लिए दिए थे? टू ब्रिज द गैप बिटवीन नीड्स एंड द अवेलेबल फंड्स। मतलब जितनी हमें जरूरत है, जितना हमारे पास अवेलेबल है, मतलब 100 रुपए की हमें जरूरत थी, सिर्फ 80 रुपए हमारे पास अवेलेबल है, तो ये जो 20 रुपए का गैप है ये हम लोग यहाँ से फुलफिल करने वाले थे। तो ये हम लोगों ने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में इसको दिया गया है। थोड़ा सा आपको यूएनईपी के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है ये यूएनईपी के द्वारा ही इसको रिलीज किया जाता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे पहली बार जब दुनिया थोड़ा सीरियस होना शुरू हुई थी, वो 1972 में होना शुरू हुई थी, जिसे हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन के 20 साल के बाद 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसे हम लोग रियो अर्थ समिट भी कहते हैं। यहां से चीजों की शुरुआत हुई थी 1972 में। और उस समय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया गया था। किस चीज के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा क्लाइमेट वगैरह के बारे में बात करने के लिए। और उसी समय हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। ठीक है। प्रीलिम्स में क्या पूछता है आपसे? वो मेजर मेजर रिपोर्ट पूछता है, कैंपेन के बारे में पूछता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करती है? एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्रोजेक्ट, और जो अभी अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। कौन कौन से कैंपेन चला रखे हैं? बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर द लाइफ। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? कीनिया के अंदर नैरोबी में है। बहुत सवाल आते हैं जी, बहुत सवाल आते हैं। दो क्वेश्चन तो मुझे 2016 में ही मिल गए, बल्कि यहाँ पे दो क्वेश्चन और भी थे इसी से मिलते जुलते। यूएनएफ ट्रिपल सी को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो पेरिस में 2015 में हुआ था ना, पेरिस अग्रीमेंट जब हम लोगों ने किया था, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया है। एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट 2017। आपको अच्छे से पता है कि यूएस इसका पार्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। यूएस ने पेरिस को साइन नहीं किया था। The agreement aimed to limit the greenhouse gas emissions so that the rise of the average global temperature by the end of this century does not exceed 2% or even 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड above the pre-industrial level। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है मुझे, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। Developed countries acknowledged their historical responsibility in the global warming and committed to donate $1,000 billion a year
अरे आप 100 बिलियन तो दे नहीं रहे हो, 1000 बिलियन कहाँ से दोगे? तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अभी आपको क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आप बहुत डाउट आपके मन में आते हैं, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो ये इसका आंसर सिर्फ दो हो जाता है, और ये रहा आंसर इज बी, विच इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एनडीसी की बात कर रहा है वो। एनडीसी क्या होता है? ये वॉलंटरली प्रोमिस होता है, जब हम लोग यूनेप ट्रिपल सी के अंदर बताते हैं जाके। और ये बता दूं, ये मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग बाइंडिंग नहीं होता है, तो इसके बारे में बताइए क्या होता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोल आउटपुट ग्रू बाय 18.6% इन अक्टूबर मंथ। तो ये कोल मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है, डेटा वेटा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप याद कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोल की प्रोडक्शन इंडिया में अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं एक तरफ पूरी दुनिया कोल को रिमूव करने की बात कर रही है, फेज आउट करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया में कोल की प्रोडक्शन बढ़ रही है। क्योंकि आज भी हमारे देश में 60% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, वो आज भी हम लोग कोल से ही करते हैं। तो हम तो भाई कोल को फेज आउट नहीं कर सकते। हजारों लाखों लोग इंडिया में कोल इंडस्ट्री के अंदर या इससे जुड़ी हुई एसोसिएटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर उनको काम भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जो बैकवर्ड एरियाज हैं इंडिया, वहां पे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो हम तो नहीं कर सकते, कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी कोल प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ रहा है। तो अगर आप कोल की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए जो बेल्ट है, अब यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर प्लेटू वाली जो पूरी बेल्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये एक बेल्ट यहाँ पे है, तमिलनाडु में एक छोटी बेल्ट है, सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो, सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कोल वहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ कोल रिजर्व्स हैं इंडिया में। लेकिन देखिए, कोल रिजर्व होना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली में माइनिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। रिजर्व मतलब यहाँ पे पाया जाता है, माइनिंग मतलब यहाँ से एक्चुअली कमर्शियली निकाला जाता है। दोनों चीजों में फर्क है। तो कोल चार तरीके का होता है, चार वैरायटी होती है। जो बेस्ट वैरायटी होती है हम लोग एंथ्रेसाइट कहते हैं, बेस्ट क्वालिटी कोल। इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन इंडिया में ज्यादातर ये कम ही मिलता है। इंडिया में ज्यादातर मिलता है बिटुमिनस, जो कि सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी होती है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द इंडिया कोल रिजर्व। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडरेट कार्बन कंटेंट इसके अंदर होता है, और हमारे जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है, और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वहां पे इसका यूज होता है। लिग्नाइट एक लो कार्बन ग्रेड जो कोल होता है, इसमें सल्फर कंटेंट जो है वो काफी ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है। इसकी हीटिंग वैल्यू भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ऊपर दोनों की है, ठीक है। इसको भी हम लोग यूजली पावर जनरेशन में ही यूज करते हैं। हालांकि हम इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन जब भी यूज करना हुआ तो पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास बिटुमिनस आता है। बिटुमिनस सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का आता है इसकी, ठीक है, मतलब इसको तो हम लोग आप समझ लीजिए ज्यादातर यूज करते भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो करते हैं वो इंडस्ट्रियल पर्पज वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में जो जो बहुत फेमस कोल फील्ड हैं, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कारापुरा, साउथ कारापुरा, रामगढ़ कोलफील्ड और दौलतागंज। तो ये दौलतागंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट हमारे पास है। ओडिशा में अगर आप जाओगे तो तालचर, इब, ठीक है, रामपिया और मांद, ये कम से कम तालचर, ये टॉप वाली दो याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में जाओगे तो हसदेव मांद यहाँ पे मिलेगा। वेस्ट बंगाल में जाओगे तो रानीगंज, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है रानीगंज को, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सिंगरौली कोलफील्ड, यस। तेलंगाना में आप जाओगे, तमिलनाडु में नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, वर्धा। महाराष्ट्र में आप जाओगे, उसके अलावा आसाम में अगर आप देखें कई जगह पे पाया जाता है, ऊपर हम लोग ने डायग्राम में भी देखा था। मेघालय में अगर जाओगे तो जंतिया, गारो वहाँ पे मिलता है। नागालैंड में भी थोड़ा बहुत मिलता है ये, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं पाया जाता है, खासकर नागालैंड में। तो इसलिए यहाँ पे रैट होल माइनिंग भी की जाती है कोल को लेके। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो नामचिक, नामचुक कोल फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ कोल फील्ड हमारे यहाँ पे हैं। चलिए जी। 5 कर्नाटका विलेजेस कम अंडर द सर्विलियंस आफ्टर जीका वायरस आउटब्रेक। पिछले साल लगभग लगभग इन्हीं दिनों मुंबई में एक केस आया था, और इस बार जब सर्विलियंस किया गया तो कर्नाटका के जो है कुछ गांवों में जीका के केस पाए गए हैं।
जी का नाम थोड़ा सा डरावनी डरावना लगता है, लेकिन एक्चुअली में इतना डेडली डिसीज ये है नहीं। ये एक जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब ये होता है कि जो डिसीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम लोग जूनोटिक डिसीज कहते हैं। ये मॉस्किटो से फैलता है भैया, मच्छरों से फैलता है। और सबसे पहली बार 1947 में युगांडा में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर वहां से ये काफी देशों में फैला, स्पेशली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, क्योंकि जो हायर लैटिट्यूड पे कंट्री होती है वहाँ पे ज्यादातर ठंडी रहती है, तो मच्छर उतना डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज में बहुत मच्छर होते हैं, और इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है ऑफ कोर्स, राइट। तो कैसे होता है? इट इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटोज। समझ के देखिए इस चीज को। वो जो मच्छर आपको काटता है ना, वो भी इन्फेक्टेड होता है। मतलब आप ये मत समझिए कि जो जीका का वायरस है उस मच्छर के अंदर ही पैदा होता है या उस मच्छर के अंदर ही जनरेट होता है। नहीं, मच्छर भी इन्फेक्टेड होता है, फिर वो आपको काटता है और उस वायरस को हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो एडिस जो मॉस्किटो है, इसकी भी स्पेशली दो जो कैटेगरी है, एडिस इजिप्टी एंड एडिस अल्बोपिकस। ठीक है जी। ये दो वैरायटी हैं जहां से जीका वायरस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है। एक बार अगर बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर क्या, आगे आप दूसरे ह्यूमन को भी तो ट्रांसफर करोगे। कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह, किसी को आप खून वगैरह देते हैं उससे, या फिर जो मदर होती है और अगर वो प्रेग्नेंट होती है और तो उसके बेबी को भी जीका वायरस हो सकता है। और ये एक्चुअली काफी डेंजरस है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब प्रेग्नेंट वीमेन को जीका हो जाता है तो उसके जो आने वाला बेबी है उसको कई तरह के जो है बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, जैसे माइक्रोसेफली। ये ऐसा देखने को मिला। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी उस बच्चे को हो सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वीमेन को तो बहुत ज्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना चाहिए। यूजली एक जीका वायरस मोस्टली केसेस में आपको जो है वो एसिम्टोमेटिक मिलेगा, ज्यादा सिम्टम्स होते नहीं है। लेकिन जब सिम्टम्स आते हैं तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, फीवर, रैशेज, जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, रेड आइज। हाँ, कभी कभी सीवियर हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो नॉर्मली जो दवाइयाँ चलती हैं इन सिम्टम्स को टारगेट करने के लिए, वही यहाँ पे किया जाता है। 2 दिन से 7 दिन के बीच बीच में जो है इसके सिम्टम्स आते हैं और वो इंसान ठीक हो जाता है। तो कभी कभी केस में सीवियर हो जाता है। ठीक है, चलिए। द आईआईटीज आर ओवर कमिटेड इन क्राइसिस। तो लिखने वाले कौन है? मिस्टर फिलिप ओल्डबैक। इट्स अमेरिकस Emeritus Professor and the Distinguished Fellow, सेंटर फॉर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, बोस्टन, यूएसए। तो भाई पूरी दुनिया भर में आईआईटी का डंका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जहाँ के सीईओज वगैरह वो इंडियन हैं, हमें सबको पता है। और मोस्टली वो जो इंडियन आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे टेक्नोलॉजी कंपनीज में, वो 90% से ज्यादा आईआईटी से निकले हुए हैं। हालांकि हमारे इसरो के अंदर 5% से भी कम जो है इंजीनियर्स जो है वो आईआईटी से हैं। लेकिन विदेशों में आईआईटी का अलग ही क्रेज है। तो इंडिया की आईआईटी के बारे में बात करें तो इनका सर का ये कहना है कि इंडिया की आईआईटी जो है वो क्राउन ज्यूल है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एक बिल्कुल मुकुट की तरह है। मतलब बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इवन इंटरनेशनली, बड़ी बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो इंडिया के आईआईटीज को अच्छे से जानते हैं कि भैया इंडिया में एक आईआईटी नाम की चीज है और वो बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े इंजीनियर्स और सीईओज वगैरह प्रोड्यूस करती है। ये सबको पता है। और हमारे यहाँ पे आप देखें 23 आईआईटीज हैं फिलहाल, और 17,000 प्लस वहाँ पे सीट है। और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है आईआईटी का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ 17,500 सीटों के लिए मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है कॉम्पीट करते हैं। लेकिन इन 23 आईआईटीज में से वी हैव ओनली 6 और 7 आईआईटीज जिनका एक्चुअली में काफी अच्छा रेपुटेशन है। जो आईआईटी सरकार ने भी थोड़ा लेटर ऑन खोली है उनकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन नहीं है। वही इन्होंने आज यहाँ पे बात किया है। तो आईआईटीज इंडिया में, जैसे आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी मद्रास ने जानजीबार में अफ्रीका में अपना एक नया कैंपस ओपन किया है। और वहीं आईआईटी भी 2024 में आबू धाबी में अपना कैंपस शुरू करने वाली है। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट का तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए आईआईटी वहाँ पे ओपन की गई है। एंड सेम फ्रॉम अफ्रीका ऑल्सो। लेकिन वो सारे कोर्स नहीं देते हैं वहाँ पे। तो जानजीबार में जो भी ओपन किया गया है वहाँ पे देखेंगे बैचलर्स डिग्री इन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाता है।
ठीक है, बीटेक। एमटेक दिया जाता है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब सीटें यहाँ पे जितनी हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम एडमिशन यहाँ पे हुए हैं, ये भी एक बात समझने वाली है जांजीबार के अंदर। दिक्कत क्या है? हाउ मेनी ऑफ द फैकल्टीज आर फ्रॉम द चेन्नई कैंपस? भाई वो कैंपस तो आईआईटी मद्रास का है ना, तो क्या आईआईटी के प्रोफेसर वहां पे जाते हैं मद्रास के, आईआईटी मद्रास के? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनमें से कितने प्रोफेसर है जो वहां पे जाते हैं और वहां पे 6 महीने, साल भर, 2 साल वहां पे रह के आते हैं? क्योंकि अगर आप आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को वहां पे नहीं भेजोगे तो आप यहाँ वाली क्वालिटी वहां मेंटेन कैसे करोगे? यहाँ पे जो लेबोरेटरीज हैं, जो आईआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो दूसरी सुविधाएं हैं, क्या आप वो सेम सुविधाएं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जांजीबार में प्रोवाइड करवा सकते हो? फिलहाल तो लगता है कि भैया ये चीज सब जल्दबाजी में हुई है, क्योंकि जांजीबार का कैंपस अभी रेनोवेशन में चल रहा है, वो पूरा बना भी नहीं है, और क्लासेस वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। तो जब लेबोरेटरी आपके पास तैयार नहीं है, फैकल्टी वहां पे जाने को तैयार नहीं है, वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं दे पा रहे हो, तो भाई आपको नहीं लगता कि थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं आईआईटीज विदेशों में ओपन करने के लिए, जस्ट बिकॉज आपका बहुत अच्छा नाम है और आप उस नाम से को कैश करना चाहते हो? फीस भी इन्होंने अच्छी खासी रखी है, तो एडमिशन ज्यादा हो भी नहीं रहे हैं। इट्स लाइक कि कोई बॉलीवुड की कोई बहुत फेमस मूवी थी और उस मूवी के नाम पे सिर्फ आपको कैश करे जा रहे हो, उसके नए नए पार्ट्स बना रहे हो, लेकिन वो सब फ्लॉप हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा नजर यहाँ पे आता है। लेकिन सिर्फ यही एक इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। इंडिया में 1950s में खड़गपुर में सबसे पहले आईआईटी ओपन किया गया, और उस समय जब हम लोगों ने आईआईटी ओपन किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने और आईआईटीज ओपन की 1960s और 70s में, तो जो प्रोफेसर थे, जो फैकल्टीज थी, वो हम लोग लेके आते थे यूएसए से, सोवियत यूनियन से, यूके से, जर्मनी से, जो इंडियन हुआ करते थे और वहां पे ट्रेंड थे, उनको हम लोग लेके आया करते थे। उनको भी लगता था चलिए बढ़िया, अपने देश की सेवा हो रही है, थोड़ी बहुत सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन समस्या बहुत सारी थी जो अभी तक सोल्व नहीं हुई हैं। 6 आईआईटीज 20,000 स्टूडेंट जो है वो एनरोल करते हैं। ठीक है, अभी तो सीट काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, अभी तो मेरे ख्याल से 35-40 हजार के आसपास हो गई होंगी, लेकिन वो सीटें खाली रहती हैं ना, बहुत सारी भर्ती ही नहीं है। 2015 के बाद सरकार ने जो है सीट कैंपस बढ़ा दिए, और आप देखोगे ये मोस्टली जो कैंपस हैं, ये ऐसे एरियाज में हैं जो बड़े बड़े सिटी से काफी दूर हैं, जैसे मंडी हिमाचल प्रदेश, पलक्कड़ केरला में, धारवाड़ कर्नाटका वगैरह में। इतना दूर है, ना यहाँ पे फैकल्टी जाती, ना यहाँ पे स्टूडेंट जाते, क्योंकि सुविधाएं ही नहीं है। तो वो जो हाई स्टैंडर्ड अपना सेट किया था आईआईटीज ने, वो यहाँ पे हम लोग अनफॉर्चुनेटली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर इन आइसोलेटेड जगह पे जाना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, और जो बेस्ट स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते। उनको भी आईआईटी मद्रास चाहिए, खड़गपुर चाहिए, दिल्ली चाहिए, वही चाहिए उनको भी। कौन जाएगा आईआईटी मंडी में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी हिस्टोरिकल कोई खास रेलेवेंस नहीं है। तो ये समस्या हमारे यहाँ पे बनी हुई है। फैकल्टी क्यों नहीं जा रही है? पहली बात तो वो बहुत दूर है, दूसरा सैलरी उतनी नहीं है। तो भाई वो इंडियन इंस्टीट्यूट में आके क्यों पढ़ाएगा? वो अमेरिका में पढ़ाएगा, ब्रिटेन में पढ़ाएगा, सिंगापुर में पढ़ाएगा, वो इंडिया में पढ़ाना ही नहीं चाहता। ये बहुत समस्या है। और अगर आप यहाँ पे देखें 2021-2022 में 361 अंडर ग्रेजुएट्स, 3000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और अराउंड 1800 पीएचडी सीट खाली पड़ी है आईआईटीज में। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है, वहां पे बच्चे जाना ही नहीं चाहते, सीट खाली पड़ी हुई है। और आप ये चीज देखिए, फॉरेन ट्रेंड इंडियंस, मान लो कोई एमआईटी से, हार्वर्ड से, कहीं से अगर वो कोई टीचर है वहां पे, अगर वो पढ़ाता है वहां पे, ट्रेंड है, तो वो इंडिया में आकर क्यों पढ़ेगा भैया? यहाँ पे तो आधी सैलरी में काम करना पड़ता है, और उस तरह का एनवायरमेंट उसको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जो अमेरिका प्रोवाइड करवा पा रहा है, तो वो लोग वहीं चले जाते हैं। एक समस्या ये भी है कि जो इंडिया में बच्चे पढ़ते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो आजकल टीचिंग करना ही नहीं चाहते। वो तो विदेशों में हाई सैलरी आईटी सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी कम हो रहा है लोगों का टीचिंग में, ये भी एक समस्या है। और आप देखें यहाँ पे 10,881 टोटल जो सैंक्शन की गई हैं सीट प्रोफेसर्स को, उनमें से 4,000 से ज्यादा तो वेकेंट ही पड़ी हुई हैं। कोई आना ही नहीं चाहता, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता, पढ़ाना ही नहीं चाहता। तो ये समस्या हमारे यहाँ आईआईटीज में है। तो आर्टिकल का मतलब कहने का यही है कि भाई आपके यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं आईआईटीज में, पहले वो तो दूर करिए। यस, प्रोफेसर की जो कमी वहाँ पे है, स्टूडेंट टीचर रेशो वहाँ पे बहुत खराब है। जो नई आईआईटीज ओपन करी हैं आपने, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं की है। तो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जिसका दुनिया में इतना नाम है,
दुनिया जानती है जिस चीज को, आप उसकी पहले डोमेस्टिक क्वालिटी को इंप्रूव करिए, बाद में जाके विदेशों में आप ओपन करिए, अगर आप कर सकते हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है। तो तो यही इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है, वन माइट क्वेश्चन इफ द ओवरसीज एक्सपेंशन इज गुड आइडिया और नॉट। ये अच्छा आइडिया है, जैसे दुबई में हम लोग, अबू धाबी में, जांजीबार में ओपन कर रहे हैं, और भी सिंगापुर में भी शायद ओपन हो जाएगा कुछ सालों में। तो इनका मतलब कहने का वही है कि डोमेस्टिक पहले इंप्रूव करिए, विदेशों में बाद में जाइए। तो यही आर्टिकल का पूरा मकसद था। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आपके लिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि ये मुझे खास इंपॉर्टेंट लगे नहीं इसको छोड़ के, ये थोड़ा डिसेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।